गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा लास्ट दिन कटरा में सुबह हो गई है। अब कल सुबह तो हम निकल जाएंगे कटरा से। आज हमारा लास्ट डे है और बिकॉज़ मैंने वाउचर पे बुकिंग करी है, मुझे नीचे जाके चेकआउट चेक इन करना होता है, वाउचर रिडीम करना होता है डेली, तो वो सब मैंने कर लिया। सुबह 7:30 बजे ही कर लिया था और अब मैं थोड़ा नाश्ता करने बैठा हूँ। ब्रेकफास्ट तो हमारा है नहीं। 2 दिन हमने किया, आज तो हम यहाँ नहीं करेंगे। आज हम थोड़ा अर्ली लंच करेंगे। 12 बजे के आसपास आई थिंक, जब रेस्टोरेंट का लंच टाइम होगा तब हम जाएंगे। और मेरा ब्रेकफास्ट यही है। ये हम प्रेम स्वीट से मट्ठी लाए थे और ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मतलब जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है इसकी। प्योर देसी घी में बनी है और पूरा फ्लेवर आ रहा है। इनका पतीसा भी लिया है हमने, बट पतीसा हल्का धूप में रख के खाना, मतलब गर्म करके खाना बोला था उन्होंने, तो वो हैदराबाद ले जाके खाएंगे। और ये मैंने सुबह सुबह कॉफ़ी भी बना ली अपनी। पूरा रूम फैला हुआ है। ये स्लीपी आउल की कॉफ़ी बना ली है। प्रेम स्वीट्स के ये हैं मट्ठी। सो आज ब्रेकफास्ट यही। आज ज़्यादा कुछ अभी खाएंगे नहीं, लंच कर लेंगे टाइम पे। 2 दिन हमारा ब्रेकफास्ट था। हमारा जैसे 4 दिन का स्टे है, तो 4 में से हमारे पास 2 ब्रेकफास्ट वाउचर थे। तो 2 दिन हमने खा लिया, तो अब सही है। और ये है वो प्रेम स्वीट्स की मट्ठी जो मैं आपको बता रहा था। इनके जम्मू में भी आउटलेट है, कटरा में भी एक छोटा सा आउटलेट है। फेमस ये जम्मू से हुए हैं, जो मैंने पढ़ा इनके बोर्ड पे। बट कटरा में भी आउटलेट है। मिठाई भी बहुत अच्छी है। पतीसा हमने सैम्पल किया था, आपको सैम्पल कराते हैं, आप वहाँ जाओ तो इनकी मिठाई काफ़ी अच्छी है। उनकी चॉकलेट बर्फ़ी, चॉकलेट क्या नाम था उसका, मेवा बर्फ़ी है वो, बट उसे चॉकलेट बोलते हैं। हाँ, खोया बर्फ़ी है, काले रंग की होती है, बट यहाँ उसे लोकली चॉकलेट बोलते हैं। वो भी अच्छी थी, बट वो हमने ली नहीं। हमें एक ही मीठा आइटम लेना था, हमें पतीसा ज़्यादा अच्छा लगा तो हमने पतीसा ले लिया। वो भी काफ़ी अच्छी थी। अगली बार कभी आएंगे तो शायद वो ले लेंगे। अब इतनी दूर तो पता नहीं अगली बार कब आएंगे। इस बार 8 साल बाद या 9 साल बाद आए हैं। वाइफ और बेटा तो पहली बार आए हैं। मैं भी जब बेटा हुआ उससे पहले ही आया था, और 8 साल का तो बेटा ही हो गया, तो लगभग 8-9 साल मुझे भी हो गए। बहुत अच्छी है देसी घी की मट्टी। इसे चाय के साथ इंजॉय करेंगे। क्या दिखाना है विक्रांत को? विक्रांत ने वुडन वो लिया, ज्योमेट्री बॉक्स, कटरा से। यहाँ बिक रहा था लोकल, हमें लगा लोकल होगा, बट इसमें मेड इन चाइना लिखा। जब हमने खरीदे या ला के देखा तो है तो अच्छा, सब वुडन है। And pencil is plastic. हाँ, अच्छा, पेंसिल प्लास्टिक, वुड नहीं है। ओ, बस बाहर से देखने के लिए। My friend has a Lego sharpener. आपको थोड़ा इस ट्रिप के बारे में बताते हैं, थोड़ा प्लानिंग में जो आपको हेल्प कर सकता है। अगर आपको पहली चीज़, अगर आपको कटरा आना है, अब डिपेंड करता है आप किधर से आ रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आपके लिए सबसे आसान और सबसे फास्ट मेथड क्या रहेगा। अगर आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से आ रहे हो तो बेस्ट ऑप्शन आई थिंक ट्रेन है, बिकॉज ट्रेन का मेन रेलवे स्टेशन है और काफ़ी डायरेक्ट ट्रेन्स हैं। दिल्ली से तो हैं, मैं भी आया हुआ हूँ पहले। अगर आप और दूर से आ रहे हो तो फिर आप फ़्लाइट लेके आ सकते हो। मैं एक बार पहले दिल्ली से फ़्लाइट में भी आया था। फ़्लाइट्स आपको मोस्टली दिल्ली से मिल जाएंगी। अगर आप साउथ से हो तो शायद साउथ से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट जम्मू की ना मिले, बट चंडीगढ़ से या फिर दिल्ली से आपको कनेक्शन मिल जाएगा जो आपको जम्मू एयरपोर्ट छोड़ देगा। जम्मू एयरपोर्ट से कटरा टाउन बस 40 से 45 मिनट का रास्ता है। अगर आप कहीं दूर से आ रहे हो, साउथ इंडिया से आ रहे हो या वेस्ट से या ईस्ट से, तो आई थिंक वो सबसे आसान मेथड रहेगा आपको कटरा पहुंचने के लिए। और अगर होटल्स की बात करें तो मैं ये कहूँगा कि आप प्रेफर करो कि आप कोई मेन शहर में होटल ले लो, बिकॉज़ वहाँ से आपको आसानी रहेगी इधर उधर। ये मैरियट थोड़ा शहर से बाहर है और ये थोड़ा नया भी है, 8-9 महीने हुए हैं, तो काफ़ी ऑटो वाले और इन सबको इसके बारे में इतना पता नहीं है। और अगर आप फ़्लाइट से आ रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज़ आप इसी रास्ते, मतलब जम्मू से जो कटरा रास्ता जाता है ये उसी रास्ते पे डॉट, तो आप यहीं आ जाओगे। बट अगर आप ट्रेन से आए, आप कटरा रेलवे स्टेशन आओगे तो वहाँ से आपको कोई टैक्सी या कुछ ढूंढना पड़ेगा। आप होटल से भी बुकिंग कर सकते हो। होटल का भी इतना महंगा रेट नहीं है, 750 है पिकअप का, और यहाँ से 5 या 6 किलोमीटर होगा कटरा रेलवे स्टेशन। आप वो भी कर सकते हो। 750 प्लस GST पे है अगर आपको यही वाला होटल करना है तो। और इसके पास में भी और भी 2-3 अच्छे होटल हैं। यहाँ पास में एक विवांता बाय ताज भी है, वो भी बाहर से देखने में अच्छा लग रहा था। वो भी ऐसे शहर के बाहर है, और शहर के अंदर भी काफ़ी अच्छे अच्छे होटल है। जैसे कल हमने एक वेलकम का अच्छा होटल देखा मेन कटरा टाउन में। हमने सरोवर पोर्टिको देखा, वो भी मेन कटरा टाउन में था। और रमाडा बाय विंधम भी मेन कटरा टाउन में है। काफ़ी बड़े बड़े अच्छे होटल मेन कटरा टाउन में भी हैं। आप उनको भी अपनी आइटनरी पे रख सकते हो। अगर आप बात करें कि किसी अच्छे होटल का प्राइस क्या होगा, तो जैसे ये मैरियट है, इसका नॉर्मली 10,000 का प्राइस दिखाता है। हमने थोड़ा डिस्काउंट बुक किया था तो हमें 5,000 कुछ का पड़ा, 50% ऑफ वाले हमारे वाउचर्स थे। बट इसका 10,000 के आसपास रेट दिखाता है। अब जैसे अभी ऑफ सीज़न है, जब हमने बुक करा तब रेट थोड़े हाई थे।
बिकॉज हमने 2 महीने पहले एडवांस में बुकिंग ले ली थी, तो हमें 50% ऑफ पे 5,000 कुछ का पड़ा, आफ्टर टैक्सेस 6,000 पड़ा। बट जैसे मैंने देखा आज कल में इसका रेट, तो अभी करंट रेट इसका 7,000 प्लस टैक्स आ रहा था, लगभग 8,000 के आसपास आ रहा था बिना किसी डिस्काउंट के। सो मतलब रेट्स अभी थोड़े कम है, इसलिए अभी थोड़ा ये कम दिखा रहा था। चलिए, अब मैंने आपको होटल का बता दिया, अब थोड़ा दर्शन का इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सो सबसे पहली चीज़, अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं या आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं या आप बस स्टैंड से आ रहे हैं, सो लगभग तीनों ही जगह यात्रा की वो कटती है पर्ची, मतलब एक RFID कार्ड मिलेगा आपको। बट आपको ये ध्यान रखना है कि वो जर्नी आपको वो कार्ड बनाने के 12 घंटे में शुरू करनी है। सो अगर आप जैसे इमीडिएटली आके जाने वाले हैं तो आप वो रेलवे स्टेशन में ही बनवा लें, या मतलब अगर आप होटल आके 12 घंटे के अंदर वो जर्नी शुरू करने वाले हैं तो वो आप बनवा सकते हैं। अगर आप जैसे 1-2 दिन का ब्रेक ले रहे हैं जैसे हमने लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप पहले होटल आ जाओ, अपना 1-आध दिन रहो, उसके बाद जब आप यात्रा पे जा रहे होगे तो यात्रा के यहाँ पे सबसे पास वाला जो पॉइंट पड़ता है वो इधर पड़ता है, बस स्टैंड। सो आप बस स्टैंड में जाके अपना RFID कार्ड बनवा सकते हो। अगर ऑफ सीज़न होगा जैसे अभी था तो कोई लाइन वाइन नहीं होती, बस सब खाली होता है, आप आराम से जाके बनवा सकते हो। मैंने इस बार एक किसी फ्रेंड की हेल्प ली थी पासेस के लिए, बिकॉज मुझे लगा कि मैं बच्चे के साथ जा रहा हूँ, बहुत रश होगा। इतना कुछ था नहीं, हम आराम से नॉर्मल क्यू में भी जा सकते थे। इससे पहले मैं 4 बार आया हूँ, मैं हमेशा नॉर्मल लाइन से गया हूँ। इस बार बिकॉज मैं बेटे के साथ आ रहा था, मुझे थोड़ा डाउट था कि प्रॉब्लम ना हो, भीड़ ना हो, तो मैंने किसी अपने फ्रेंड से जो आर्मी में है थोड़े पासेस के लिए हेल्प मांगी थी और उन्होंने मेरे पासेस अरेंज करा दिए थे। सो हमने जो RFID था वो वहीं पे बनाया। सो अगर आप आर्मी से हो या डिफेंस से हो तो वो पासेस आपके जहाँ आर्मी का काउंटर है बाणगंगा एंट्री पॉइंट से जस्ट 500 मीटर नीचे, वहीं बन जाएंगे। सो हमारा RFID कार्ड वहीं बन गया था। बट हम एक दिन पहले RFID पता करने गए थे, बिकॉज हमें पता नहीं था कि वो वहाँ पे बनता है, तो हम एक दिन पहले गए थे। तो उन्होंने बोला था कि आज हम आपका कल का नहीं बना सकते, बिकॉज आपको 12 घंटे के अंदर जर्नी शुरू करनी है, और हमारी जर्नी 24 घंटे बाद शुरू होनी थी, अगले दिन होनी थी। तो फिर हमने उनसे वहीं पूछ लिया था कि हमें आर्मी उसमें भी जाना है अपने पासेस कलेक्ट करने, वहाँ हो जाएगा। तो उन्होंने हमें बता दिया था कि हाँ, आपका RFID कार्ड वहीं बन जाएगा। तो हमें पता था, तो हम सीधा जब होटल से निकले तो हम वहाँ गए। सो ये एक चीज़ आप ज़रूर करें, यात्रा शुरू करने से पहले अपना RFID कार्ड बनवा लें। अब बात करते हैं कि आप होटल से एंट्री पॉइंट पे कैसे जाओगे। टेंपल के एंट्री पॉइंट है बाणगंगा एंट्री पॉइंट, जहाँ आपको जाना है, जहाँ आपके लगेज वगैरह चेक होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लगेज में कुछ भी लैपटॉप, टैब, वीडियो कैमरा, ये सब नहीं होना चाहिए। नॉर्मल मोबाइल फ़ोन हो सकता है, पावर बैंक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सारी चीज़ें हो सकती है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक बड़े आइटम्स नहीं होने चाहिए। और वहाँ आप पहुँचोगे कैसे? आप अगर मेन शहर में रह रहे हो तो बहुत आसान है, आप किसी भी ऑटो वाले से बोल दो। जाते हुए वो ज़्यादा पैसे नहीं लेते, मतलब कटरा टाउन से वहाँ छोड़ने के लिए वो 2 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो वो आपसे 200 के आसपास ले लेंगे। मैं जब पहले आया था तब 100-150 दिया करता था मैं, मतलब बट वो 7-8 साल पहले की बात है। आज मैं अज्यूम कर रहा हूँ 200-250 होगा वो रेट। सो उतना दे के आप मेन एंट्री पॉइंट पे जा सकते हो। बहुत सारे जो बड़े होटल्स हैं कटरा टाउन में, वो ये फैसिलिटी भी ऑफर करते हैं, वो आपके पैकेज में पिक एंड ड्रॉप दे देते हैं। सो आप वो भी पता कर सकते हो होटल से बुकिंग करते हुए, बहुत सारे देते हैं, ऐसा नहीं कि एक आध है, ऑलमोस्ट 90% होटल्स आपको वो दे देते हैं। यहाँ पे भी अगर हम इनसे पैकेज लेते तो वो हमें मिल जाता, बट हमने कुछ डिस्काउंट वाउचर्स के थ्रू बुकिंग करी थी, इसलिए हमने उसका अलग पे करा। हमने यहाँ से जाने का 750 प्लस GST और वहाँ से वापस आने का दोबारा 750 प्लस GST पे किया है, मतलब टोटल 1500 प्लस GST, लगभग 1700-1800 हमने पे करा है जाने आने का। अगर आप वो नहीं करना चाहते, जैसे हमने एक दिन पहले जाके हम कटरा घूमे थे, तो हमने ये भी समझ लिया था कि अगर हम अपनी गाड़ी लेके जाएं तो क्या सिचुएशन है। सो अगर आप अपनी गाड़ी लेके जाओगे तो उस पर भी हमारा खर्चा लगभग 1100 का आ रहा था, लगभग आने जाने का। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। बिकॉज अगर हम अपनी गाड़ी भी लेके जाते तो होटल से पहले अपने को जाना पड़ता कटरा शहर एंट्री करने के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑलमोस्ट 150 या 120 की पर्ची काटता है। उसके बाद हमें पार्किंग जाना पड़ता, पार्किंग करनी पड़ती, उसके कम से कम 200 रुपये पार्किंग है वो देने पड़ते। उसके बाद दिन भर की टेंशन पालनी पड़ती कि गाड़ी पार्किंग में है, बाहर है, पता नहीं सेफ़ है नहीं है। उसके बाद वहाँ से फिर बाणगंगा एंट्री पॉइंट जाने के लिए, जो एक 20 मिनट का वॉक है या 1.5 किलोमीटर है, हमें कम से कम 200 से 250 रुपये देने पड़ते। 200 तो मान के चलिए कि देने ही पड़ते। और फिर रिटर्न में भी सेम चीज़ होती। रिटर्न में भी हम जहाँ से एग्जिट करते, वहाँ से उस पार्किंग में आने के लिए हमें कम से कम 400 रुपये या 450 टाइप देने पड़ते। तो मोटा मोटी खर्चा हमारा घूम फिर के उसमें भी 1100-1200 तो आ जाता। सो उससे बेटर मुझे लगा कि यार 1500 दे दो, ये हमें ड्रॉप भी कर देंगे, इनको फ़ोन कर देंगे, हमें पिकअप भी कर लेंगे, कोई गाड़ी वाड़ी की टेंशन नहीं, गाड़ी अपनी सेफली होटल में खड़ी है। इसलिए मैंने होटल का पिकअप एंड ड्रॉप लिया।
तो मेरा लॉजिक ये था ये करने का। चाहता तो मैं 1000 रुपये बचा सकता था अपनी गाड़ी ले जाके, बट कन्वीनियंस और मेंटल क्या बोलते हैं टेंशन के लिए मैंने वो नहीं किया। चलिए अब बात करते हैं कि आप बाणगंगा एंट्री पॉइंट पहुंच जाओगे तो क्या होगा। वहाँ आप पहुँचोगे, उसके बाद आप अपने बैग वैग चेक कराओगे, उसके बाद आप अंदर जाओगे। अंदर जाते ही सबसे पहले शुरू में ही शुरू के आई थिंक विद इन 500 मीटर में ही वहाँ गुलशन कुमार जी का टी सीरीज़ का लंगर आ जाता है। अगर आपको वो खाना है आप खा सकते हैं। वहीं पे ही बहुत सारे आपको पिट्ठू वाले और घोड़े वाले मिल जाएंगे, मतलब पिट्ठू, पालकी, घोड़े, ये सब आपको मिल जाएंगे। चलिए अब चार्जेस की बात करते हैं कि जैसे आप बाणगंगा पहुंच गए तो वहाँ से अगर आपको पालकी या घोड़ा करना है तो क्या क्या चार्जेस होंगे। ये सारों की तो मैंने लिस्ट नहीं बनाई, जो मेन है जो आप लोगे। कई छोटे हिस्से भी होते हैं, जैसे अगर आप अर्धकुंवारी से भवन गए या सांझी छत गए जो पास में हेलीपैड गए तो उनके ऑब्वियसली चार्जेस कम होते हैं। मैंने मेन बनाया है। अब जैसे आप बाणगंगा जाओगे, अगर आप बाणगंगा से भवन जाओगे, मतलब जहाँ वैष्णो देवी माता का मेन मंदिर है, तो वो ऑलमोस्ट 650 का चार्ज लिखा था। वहीं पे अगर आप बाणगंगा से अर्धकुंवारी जाओगे तो वो 450 का था। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो बाणगंगा से निकलते हैं, अर्धकुंवारी जाके टिकट ले लेते हैं, बिकॉज अर्धकुंवारी पे भी एक प्राचीन गुफा है जहाँ माता ने बहुत साल वो किया था, तप किया था शायद, बहुत साल तो नहीं, 9 महीने किया था शायद। सो वहाँ पे जाने के लिए, उस गुफा में जाने के लिए ग्रुप्स की पर्ची कटती है और वो कई बार बहुत टाइम लेती है। मतलब कई बार आपका नंबर 2, 3, 4, 5, 8, 10, मतलब मेरी मम्मी का एक बार 36 घंटे बाद नंबर आया था, ऐसा भी होता है। सो जनरली लोग क्या करते हैं, भवन जाते हुए वहाँ से पर्ची निकाल लेते हैं, भवन जाते हैं, घूम फिर के आके वापस वहाँ पे फिर रुक के दर्शन कर लेते हैं। सो बाणगंगा से जहाँ एंट्री पॉइंट है, अगर आप भवन तक घोड़े पे जाओगे, घोड़े या पिट्ठू पे, तो 650 लगेगा। अर्धकुंवारी का 450 लगेगा, 450 लगेगा। अर्धकुंवारी टू बाणगंगा रिटर्न में अगर आप अर्धकुंवारी टू बाणगंगा आओगे तो 350 लगेगा। वहीं पे अगर आप भवन से आओगे, जैसे भवन मतलब मेन टेम्पल से, उसका भी लगभग इतना ही है। और अगर आप सबसे ऊपर जाओगे भैरव बाबा, तो भैरव बाबा से अगर आप डायरेक्ट नीचे आओगे तो उसका 650 लगेगा। मतलब भैरव बाबा जो सबसे टॉप पे होता है टेम्पल, मतलब मेन वैष्णो देवी जाने के बाद भैरव बाबा जाया जाता है, फिर यात्रा आपकी सफल मानी जाती है। और वहाँ से फिर अब अगर आप सीधा नीचे बाणगंगा तक आओगे तो वो 650 लगेगा। और अगर आप भैरव बाबा से सांझी छत या भवन तक आए, भवन जहाँ मेन टेम्पल है या सांझी छत जहाँ हेलीपैड है, तो उसे पंछी हेलीपैड भी बोलते हैं शायद, अब पहले सांझी छत बोलते थे, तो उसका 350 लगेगा घोड़े का। यहीं अगर पालकी की बात करें, अब पालकी वो लोग यूज़ करेंगे जो बिल्कुल, मतलब जिनको बिल्कुल चलने में बहुत ज़्यादा इशू है, बिकॉज उसमें 4 लोग आपको ऐसे लेके जाएंगे। पालकी अगर आप कहीं और से हमारी वीडियो देख रहे हो और आपने कभी ये कॉन्सेप्ट सुना नहीं है, नॉर्थ में जो है, नॉर्थ इंडिया में उन्हें पता होगा पालकी क्या होती है, बट और कोई देख रहा है उसे पता नहीं है। तो जैसे पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा ना, दुल्हन को ऐसे ले जाते थे पालकी में, ऐसे आगे एक बंदा होता था, पीछे एक बंदा होता था, और ऐसे करके एक डंडा होता था, बीच में बना होता था, और दुल्हन को लेके जाते थे शादी के बाद, तो उसे पालकी बोलते हैं। यहाँ थोड़ा अलग सा है, यहाँ लंबा सा होता है, आप बीच में बैठते हो, आगे 2 लोग होते हैं, पीछे 2 लोग होते हैं उठाने वाले। सो अगर आप पालकी करके जाओगे तो पालकी का बस मैं आपको मेन वाला बता रहा हूँ, बाणगंगा से भवन तक का 30 to 100 रुपीज़ लगेगा। अगर आप 100 किलो से कम हो, 100 किलो से ज़्यादा हो तो 4000 रुपये लगेगा, 4000 रुपीज़ लगेगा वन वे। तो आप मान लो अगर आपको वापस भी आना है तो 8000 रुपीज़ के आसपास लग जाएगा। और पालकी सबसे कंफर्टेबल तरीका है उस रास्ते से जाने का, अगर आपके पास हेलीकॉप्टर टिकट नहीं है, उसकी भी अभी बाद में आगे बात करेंगे। सो ये तो हो गए घोड़े और पालकी के खर्चे। और आप पैदल जाओगे तो ऑब्वियसली आप फ्री में जा सकते हो, जैसे हम गए थे। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। सबसे कन्वीनियंट और सबसे आसान तरीका जाने का है हेलीकॉप्टर। बट हेलीकॉप्टर का क्या है कि आपको 2 महीने पहले बुकिंग करनी पड़ेगी। अब मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई। जैसे मुझे बुकिंग चाहिए थी 1 मार्च की, और क्या होता है कि पूरे मार्च महीने की बुकिंग मार्च 1 से 60 दिन पहले खुलेगी। सो अगर आपको मार्च 1 बुक करना है, 10 बुक करना है, चाहे मार्च 31 बुक करना है, तो पूरे मार्च महीने की बुकिंग जनवरी 1 तारीख को खुलती है, 60 दिन पहले। सो मेरे से गलती क्या हुई कि जनवरी 1 तारीख को अगर मैं सुबह 10 बजे ट्राई करता तो मुझे हेलीकॉप्टर मिल जाता। मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं उस टाइम भूल गया, मैंने 12-1 बजे ट्राई किया, तब मुझे नहीं मिला। मुझे सिंगल सीट मिल रही थी 1 तारीख के लिए, 1 मार्च के लिए, 1 जनवरी को, बट मुझे 3 सीट्स नहीं मिल रही थी। तो इसके कारण मैं हेलीकॉप्टर नहीं कर पाया। अदरवाइज सबसे सस्ता ये होता है। और वन वे हेलीकॉप्टर का कहीं 1800 लिखा है, कहीं 2000 लिखा है, तो आप 2000 के आसपास मान के चलिए।
और हेलीकॉप्टर में क्या है, अगर आप टू एंड फ्रो करोगे सांझी छत से, मतलब जाने का भी आने का भी सेम डे हेलीकॉप्टर करोगे, तो वहाँ पे वही हेलीकॉप्टर की टिकट आपकी वीआईपी एंट्री में भी मदद करेगी। गेट नंबर मुझे याद नहीं है कौन से गेट नंबर से एंट्री होती है, बट वो भी एक वीआईपी गेट नंबर होता है, मतलब थोड़ा आगे वाले गेट से आपकी एंट्री हो जाएगी। सो आपको वीआईपी दर्शन टाइप हो जाएगा। वीआईपी दर्शन बोल के ऐसा नहीं होगा कि बहुत कुछ स्पेशल होगा, यही होगा कि लाइन में आपको आगे लगने का मौका मिल जाएगा। बट ये फैसिलिटी तभी वैलिड है अगर आपने बहुत ऊपर आने की और नीचे जाने की हेलीकॉप्टर करी है। अगर आपने जस्ट वन वे करी है कि आप ऊपर हेलीकॉप्टर में आ जाओ नीचे पैदल जाओ, तो फिर आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। और हेलीकॉप्टर का मैंने आपको बता दिया, लगभग 2,000 रुपये वन वे है, आने जाने का 4,000 रुपये पर पर्सन लगेगा। 2 साल से बड़े बच्चे सबका लगेगा, बच्चे का भी लगेगा। अगर आपका 2 साल तक का बच्चा है तो वो फ्री है, उससे ऊपर सबका लगेगा। आप अपने साथ एक छोटा बैग ले जा सकते हो। और इसी के साथ एक नई प्रीमियम सेवा भी शुरू करी है श्राइन बोर्ड ने, जिसमें आप डायरेक्ट जम्मू से भी हेलीकॉप्टर कर सकते हो। वो 35,000 पर पर्सन का है सेम डे रिटर्न के लिए, और 60,000 पर पर्सन का है अगले दिन रिटर्न के लिए। तो उसमें क्या होगा कि आप जम्मू एयरपोर्ट पहुंच जाओ कहीं से भी फ्लाइट लेके अपने खर्चे पे, फिर वहाँ से आपको फ्लाइट में बिठा के कटरा और क्या बोलते हैं मेन टेम्पल लेके जाएंगे वो हेलीकॉप्टर में ही, और आपको वीआईपी दर्शन मिलेंगे। और आप अगर सेम डे रिटर्न करोगे तो पर पर्सन 35,000 लगेगा। जैसे हम 3 लोग थे तो हमारा 1,05,000 लग जाता अगर हम जम्मू से वो करते। वैसे अगर आप 2 लोग प्लस एक 2 साल का बच्चा है तो आपका 70,000 लगेगा, बिकॉज 2 साल तक के बच्चे फ्री हैं। सो वो एक प्रीमियम ऑप्शन भी है। उसमें ये सेम डे रिटर्न है। अगर आप अगले दिन रिटर्न करते हो, जैसे आज आप जम्मू से कटरा जाओ, एक रात रुको और फिर अगले दिन आओ, उसमें आपको अकोमोडेशन भी मिलेगा, वीआईपी दर्शन भी मिलेंगे। वो 60,000 पर पर्सन का है, तो उसमें आपके 2 लोग के 1,20,000 टाइप लग जाएंगे। सो ये हेलीकॉप्टर वाले ऑप्शंस थे। अब चलिए रूट्स की बात करते हैं। और ये रूट्स अगर आप हेलीकॉप्टर से गए तो रूट की कोई टेंशन ही नहीं है। आप सीधा ऊपर सांझी छत पंछी हेलीपैड पे उतरोगे और वहाँ से बस 1 किलोमीटर का ट्रैक करके भवन पहुँच जाओगे। बट अगर आप पैदल आ रहे हो तो क्या क्या ऑप्शंस है। सो आप बाणगंगा एंट्री पॉइंट से एंटर करोगे, आप 500-700 मीटर आगे चलोगे तो उसके बाद आपको 2 रास्ते दिखेंगे। एक है नया ताराकोट मार्ग और एक है पुराना रास्ता जो ऊपर अर्धकुंवारी तक जाता है। सो अब नया ताराकोट मार्ग जो है वो कहते हैं, मैं उससे इस बार नहीं गया, वो कहते हैं कि काफ़ी सुंदर है, बट उसमें खाने पीने और वो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, और उसमें बहुत कम लोग होते हैं, बहुत गिने चुने लोग उस रास्ते से जाते हैं। हमने कल वो रास्ता पहले शुरू में लिया था, बट हम थोड़ा आगे गए तो किसी ने हमें बोला, जो मतलब कोई घोड़े वाला नीचे आ रहा था, उसने बोला आप इससे मत जाओ, इसमें कुछ आपको मिलेगा नहीं और ये 2 किलोमीटर लंबा भी है, आप नॉर्मल से ही चले जाओ, जब तक आप इसका आधा रास्ता आप कवर करोगे आप अर्धकुंवारी पहुंच जाओगे उससे। तो फिर हम नॉर्मल पुराने रास्ते से ही गए। जो मैंने सुना है कि ये नए वाले रास्ते में व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, रास्ता बहुत साफ़ है, बिकॉज घोड़े वोड़े कुछ नहीं चलते, बस मतलब ह्यूमंस मतलब इंसानों के चलने के लिए बनाया है और कुछ नहीं है वहाँ पे, और कुछ गाड़ी वाड़ी भी नहीं चलती, घोड़े वगैरह भी नहीं चलते, तो रास्ता साफ़ है, दुकानें वगैरह भी नहीं है, बस बीच में 1-2 पॉइंट्स हैं श्राइन बोर्ड के जहाँ आपको खाना मिल जाएगा, लंगर मिल जाएगा। आई थिंक फ्री वाला लंगर भी है, पेड वाला खाना भी है, जो मैंने चेक किया था। सो मैं इससे नहीं गया, बट ये ऑप्शन है आपके पास। बाणगंगा से एंट्री करने के 400-500 मीटर में लेफ्ट में ताराकोट मार्ग का कट आ जाता है। सो अगर आप, और ये जाके जुड़ेगा आपका अर्धकुंवारी के पास। सो आप किसी भी रास्ते से जाओ, दोनों रास्ते, ताराकोट से भी जाओगे तो वो एक पॉइंट पे जाके अर्धकुंवारी के पास आएगा, और ये दूसरा रास्ता भी जाके एक पॉइंट पर अर्धकुंवारी के पास आएगा। अगर आप दूसरे नॉर्मल रास्ते से जाते हो पुराने वाले से, तो आप अर्धकुंवारी तक जाओगे। ये डिस्टेंस लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है, और आपकी अगर आप पैदल जा रहे हो तो पैदल जर्नी का सबसे मुश्किल हिस्सा यही है, सबसे मुश्किल हिस्सा लगभग यही है। वैसे इससे मुश्किल भवन से भैरव बाबा जाना है, बट वहाँ पे रोपवे बन गया, तो अब मैं उसे काउंट नहीं करूँगा, बाद में उसके बारे में बताता हूँ। बट अभी जो हमने रास्ता लिया, जो हमारे लिए सबसे मुश्किल स्ट्रेच था, वो ये था, बिकॉज इसमें इंक्लाइन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आपको मतलब ऊपर ऊपर चढ़ते रहना पड़ता है। बीच बीच में आपको शॉर्टकट मिलेंगे सीढ़ी लेने के, अगर आप वो लोगे तो आपका टाइम बचेगा, बट हमारा थोड़ा नीज़ में इशू है, तो सीढ़ी हमने इतनी ली नहीं, बहुत कम ली। और इस रास्ते पे आपको खाने पीने, प्रसाद, सब ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे। श्राइन बोर्ड के भी काफ़ी सारे मिलेंगे, अगर आपने हमारी वीडियो पहले देखी है, हमने श्राइन बोर्ड पे ही खाया है। और वैसे प्राइवेट वाले भी आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। बंदर बहुत होंगे, और इस रास्ते में घोड़े बहुत चलते हैं, घोड़े और पालकियाँ चलती हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान से चलना है कि घोड़ा वोड़ा आपको मार ना दे। हाँ, और जो दूसरा रास्ता अगर आप ताराकोट से जाओगे तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बट वो थोड़ा लंबा है। सो ऐसे करके आप अर्धकुंवारी पहुँच जाओगे। अब अर्धकुंवारी से दोबारा 2 रास्ते हैं आपको भवन जाने के लिए, जो मेन टेम्पल है माता वैष्णो देवी का। वहाँ से एक तो है कि नया हिमकोटी मार्ग, जो इतना नया तो नहीं है, मैं 8-9 साल पहले आया था तब भी था वो, बट
पुराने रास्ते से नया है। और दूसरा है हाथी माता मार्ग, जिसमें आप वो क्या बोलते हैं, पालकी या उसमें जा सकते हैं, घोड़े में। वो थोड़ा ज़्यादा चढ़ाई है, वो सबसे पुराना रास्ता है, सबसे पहले लोग उसी से जाते थे। खड़ी चढ़ाई है, मतलब थोड़ा इंक्लाइन ज़्यादा है, चढ़ना मुश्किल है। तो उससे आजकल जो ऊपर जाता है वही घोड़े में जो जा रहा है, और जो पालकी में जा रहा है वो जा रहा है। जो लोग पैदल जा रहे हैं वो लगभग सारे लोग अर्धकुंवारी से इधर चले जाते हैं, हिमकोटी मार्ग के रास्ते भवन चले जाते हैं, बिकॉज उसमें रास्ता लगभग समतल है, ज़्यादा कहीं पे भी ऐसा मतलब ऊपर नीचे नहीं है, लगभग हल्का हल्का इंक्लाइन है। सो आप वहाँ से चले जाओ। वहाँ से लगभग 4 या 5 किलोमीटर है भवन, हिमकोटी मार्ग से अगर आप पैदल जा रहे हो, और वो कवर करने में आपको लगभग 2.5 घंटा लगेगा, 2 से 2.5 घंटा, 2 to 2.5 आवर्स लगेगा, जो हमें लगा। आप थोड़े जवान हो, ज़्यादा तेज़ चल सकते हो, कम लगेगा। आप किसी बच्चे के साथ हो जैसे हम हैं, और थोड़ी उम्र 40 के आसपास हो गई है, तो 2 से 2.5 घंटा आपको आराम से लग जाएगा। सो आप ऐसे करके भवन पहुंच जाओगे। अब भवन पहुंच के आपको सबसे पहले क्या करना है, और रास्ते में खाने पीने के आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप हमारी वीडियो में देख लेना, हम खाते पीते गए थे। और भवन पहुंच के आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपने सारे सामान के लिए एक लॉकर लेना है। सो वहाँ पे बहुत सारी जगह हैं जहाँ जहाँ आप देखोगे बड़े बड़े लॉकर के साइन बोर्ड्स लगे होंगे, तो आप वहाँ पे जाके सबसे पहले एक लॉकर ले लेना। वहाँ अपने जूते, चप्पल, बैग सब रख देना, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वहीं रख देना। लॉकर में आपको ध्यान रखना है कि आपको सारा सामान रखना है। जब आप अंदर मंदिर में जाओगे, बस आप मतलब कैश ले जा सकते हो, और कुछ भी अलाउड नहीं है आपकी जेबों में, बस नोट रख सकते हो आप, करेंसी रख सकते हो, और बाकी आप कुछ भी सामान नहीं ले जा सकते। इसलिए आपको सारी चीज़ें मतलब जो हैं वो लॉकर में डालनी है, जैसे घड़ी, फ़ोन, कुछ भी हो, मतलब आपकी जेब में जो भी है वो सब आपको वहीं पे लॉकर पे डाल देना है। बस अंदर जाते हुए आपके हाथ में प्रसाद हो सकता है, और आपके जेब में पैसे हो सकते हैं, बस यही अलाउड है, और कुछ भी अलाउड नहीं है अंदर जाने के लिए। और मेन चीज़ अब क्या है कि आपने एक बार लॉकर में सारा सामान रख दिया, तो वहाँ से बाहर निकल के आप 2 टिप्स मैं दूंगा। अगर थोड़ी भीड़ है तो आप एक बार अंदर जाने से पहले वॉशरूम वगैरह यूज़ कर लो, बिकॉज़ अंदर कितने घंटे लगेंगे कुछ कह नहीं सकते। हमारा 40 मिनट में हो गया था। अंदर लाइन में भी एक जगह मुझे वॉशरूम दिखा था, वो पहली बार दिखा, मुझे पता नहीं था, पहले नहीं था शायद, बट फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आपको एक बार अंदर लाइन में ज़्यादा टाइम लग सकता है, आपके साथ बच्चा है, उसे प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप एक बार वॉशरूम यूज़ कर लो। वॉशरूम यूज़ करने के बाद वहाँ पे नहाने की भी फैसिलिटी है, बेदिंग पॉइंट है ऊपर। बहुत लोग क्या करते हैं, नहा के फ्रेश होके मंदिर जाते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। और जब आप जाने के लिए रेडी होगे, तब आपको क्या करना है कि आपको प्रसाद खरीद लेना है। प्रसाद का वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, हर दुकान में भी बिकता है। और यहाँ पे भी क्या होगा, कटरा में भी जो आप टैक्सी या कैब या ऑटो करोगे, वो लोग आपको बोलेंगे प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो, उनका कमीशन होता है तो आप वो सब अवॉइड कर सकते हो। प्रसाद नीचे से ऊपर उठा के लेके जाने का भी कोई तुक नहीं है। हमने क्या करा है मैं आपको बता देता हूँ। हमने पहले कटरा से ही काफ़ी सारा प्रसाद ले लिया है, और मेन टेम्पल में जो श्राइन बोर्ड प्रसाद बेचता है, जो चढ़ा हुआ प्रसाद होता है, वो हमने ले लिया है। वहाँ क्या होता है कि अगर आपको नारियल के साथ चाहिए तो 100 रुपीज़ का होता है, नारियल के बिना चाहिए तो 50 रुपीज़ का होता है। उसमें थोड़े से प्रसाद होते हैं, राइस पफ वगैरह, एक नारियल होता है, और छोटी सी एक वो जय माता दी टाइप की वो जो पहनते हैं वो होता है। तो 2-4 चीज़ें होती हैं। मैं हमेशा श्राइन बोर्ड से लेता हूँ, मैं बाहर की दुकानों से नहीं लेता। और श्राइन बोर्ड का क्या सिस्टम है, जब आप उनसे प्रसाद लोगे तो वो आपको नारियल वाला लोगे तो 100 रुपीज़ का होता है, और वो कैसे चढ़ता है मैं आगे आपको बता दूंगा, बट मेन आप प्रसाद ले लो। सो जब आप, और इसके बाद आप लाइन में लग जाओ टेम्पल एंट्री के लिए, दर्शन के लिए। और जैसे कि मैंने कहा, आपके हाथ में बस वो प्रसाद की थैली, और जेब में बस कैश होना चाहिए, और कुछ भी सामान नहीं होना चाहिए। कुछ भी होगा तो या तो आपको लाइन से वापस भेज देंगे, या वो सामान आपको फेंकना पड़ेगा चेकिंग में। सो इसके बाद आप लाइन लगोगे। अब डिपेंड करता है लाइन कितनी लंबी है, क्या है, तो आप लाइन में लगे। जैसे हम कल गए, खाली थी लाइन, कुछ बिल्कुल भीड़ नहीं थी। सो हम आराम से गए, ऑलमोस्ट एकदम हम केव के पास पहुंच गए। और वहाँ पे क्या है कि उन्होंने जो ओरिजिनल गुफा है उसके 2-3 रेप्लिकाज बनाए हुए हैं, 2-3 लाइन बनाई हुई है। कल बस एक ही खुली थी। जब बहुत भीड़ होती है तो वो तीनों लाइनों में खोलते हैं, तो उन्होंने 3 गुफा जैसे स्ट्रक्चर बनाए हैं, सेम जैसे मेन है। बिकॉज आजकल जो आप दर्शन करते हो मेन पुरानी गुफा नहीं है, असली वाली नहीं है, उसकी कॉपी है। वहाँ जाके आप दर्शन करते हो। जो मेन असली गुफा है वो काफ़ी अंदर है, और उस पर जाना बहुत मुश्किल है। जैसे जो पुराने लोग गए हैं वो बताते हैं कि आपको रेंग के जाना पड़ता है, पेट के बल जाना पड़ता है। वो पुरानी गुफा के दर्शन कभी कभी खुलते हैं, इसी टाइम खुलते हैं। नॉर्मली फरवरी के महीने में कई बार खुल जाते हैं, जब भीड़ सबसे कम होती है।
सो तब आप ट्राई कर सकते हो। हमने पूछा नहीं, हम जो आजकल चलता है उसी वाले में ही गए, वही है मेन, सब लोग वहीं जाते हैं। बस फरवरी में 10 या 15 दिन जो लोग आते हैं उनको वो ऑप्शन मिलता है कि वो पुरानी गुफा भी जा सकते हैं जब भीड़ सबसे कम होती है। अदरवाइज़ पूरे साल जो आप दर्शन करोगे वो नॉर्मल रेप्लिका जो गुफा की उन्होंने बनाई है वहीं पे आप दर्शन करोगे। सो आप अंदर लाइन में लगो, चलते जाओ जहाँ तक लाइन जा रही है, दर्शन के पॉइंट पे पहुँचोगे आप। वहाँ अगर आपको बहुत सारे डोनेशन बॉक्सेस मिल जाएंगे, अगर आपको कुछ डालना है, कुछ करना है, आप वहाँ भी कर सकते हो। अगर आपको पर्ची वर्ची कटानी है, पर्ची वर्ची के भी डोनेशन के बहुत काउंटर हैं, अगर आपको किसी के नाम पे पर्ची कटवानी है तो आप वो भी कर सकते हो। सो वो सब ऑप्शन आपके पास रहता है। अब होगा क्या, आप प्रसाद लेके जाओगे और अगर आपने नारियल वाला प्रसाद लिया है तो वहीं लाइन में एक जगह आएगी जहाँ आपसे वो नारियल ले लिए जाएंगे और आपको एक टोकन दे दिया जाएगा। जैसे हमने 2 प्रसाद लिए थे, हमने 2 नारियल दिए तो हमें 2 टोकन मिले। वो टोकन आप अपने जेब में रखिए या वही प्रसाद की थाली में थैले में रखिए, उसके बाद दर्शन करिए। उसके बाद जब आप निकल रहे होंगे नीचे लाइन से, लगभग लास्ट में होंगे लाइन के, तो वहाँ आपसे वो टोकन वापस ले लिए जाएंगे और उस टोकन के बदले में आपको आपके नारियल मिल जाएंगे। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है कि वो नारियल ऊपर रखा जाता है, बाद में वो बीच में कहीं माता को एक साथ चढ़ाए जाते हैं बहुत सारे नारियल, और उन्हें फिर नीचे ला के रख दिया जाता है चढ़े हुए नारियल को, और वो आपको दिया जाता है, वो आपका प्रसाद हो जाता है, नारियल चढ़ जाता है। सिमिलरली आपको जब आप नीचे आ रहे होगे, नारियल से जस्ट पहले एक काउंटर होगा लाइन में ही जहाँ आपको प्रसाद मिलेगा, चढ़ा हुआ प्रसाद। ये जो आपने खरीदा ये तो नॉर्मल है, बट जो मेन टेम्पल का प्रसाद होता है वो फ्री में मिलता है। छोटा सा इतना सा पैकेट होता है वो, 1-2 पैकेट वो हर किसी को दे देते हैं। सो वो आपको मिल जाएगा, सो वो आपका मेन प्रसाद हो जाएगा। अब आपने जो प्रसाद खरीदा है उसमें आप ये थोड़ा सा मंदिर में चढ़ा हुआ प्रसाद मिक्स करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जब वापस जाओ तो बांट सकते हो। सो ऐसे करके आप दर्शन करके निकल आओगे मेन टेम्पल के। दर्शन करके निकल आने के बाद अब मैं क्या सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लेट नाइट पहुँचे हैं तो आप वहाँ पे थोड़ा कुछ खावा लो, आराम से रेस्ट कर लो। बट अगर आप जैसे दिन में गए हो तो हम क्या था, हम सुबह 8 बजे यहाँ से निकले थे, तो हमारा दर्शन वगैरह सब लगभग 2:30 के आसपास तक हो गया था। और वहाँ पे क्या है कि शाम को 5 बजे तक रोपवे चलती है भैरव बाबा के लिए। सो हमने क्या करा, बिकॉज हमें पता था कि अब 2.5-3 घंटे ही बचे हैं, तो हमने वहाँ उसके बाद खाना नहीं खाया, हम फटाफट जाके रोपवे की लाइन में लग गए। अब वहाँ से भैरव बाबा जाने के लिए भी 2 ऑप्शन है, या तो आप पैदल रास्ते से जाओ, उसी रास्ते में आप पिट्ठू भी कर सकते हो, मतलब हॉर्स भी कर सकते हो। वो 350 रुपये लेगा आपको भैरव बाबा ले जाने के, लगभग 2 किलोमीटर है, और वो काफ़ी चढ़ाई काफ़ी मुश्किल है, मतलब एकदम इंक्लाइन बहुत हाई है। सो भैरव बाबा जाने के लिए एक वो ऑप्शन है, या आप पैदल जाओ, आपको 1.5 घंटा लगभग लग जाएगा 1.5 किलोमीटर के लिए, या आप घोड़ा कर लो 350 रुपये दे के, वो आपको आई थिंक आधे घंटे में पहुंचा देगा, या फिर आप रोपवे ले लो। अब रोपवे में होती है भयंकर लाइन, हमने पहले ही ऑनलाइन टिकट विकेट ले ली थी, सो वही हम फ़ोन पे लेके गए थे, वो हमने दिखाई, हमें लगभग 1 घंटा लगा रोपवे की लाइन में हमारा नंबर आने में, बट हमारा नंबर आ गया लगभग 3:30-4 बजे के पास हमारा नंबर आ गया था रोपवे का। सो वहाँ से हम रोपवे से ऊपर भैरव बाबा गए और भैरव बाबा पे हमने अच्छे से दर्शन करे। भैरव बाबा पे कोई लाइन नहीं होती, खाली होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग भैरव बाबा तक जाते नहीं हैं, नीचे से ही वापस हो जाते हैं, बहुत कम पॉपुलेशन है जो ऊपर तक जाती है। सो वहाँ कोई लाइन नहीं होती, बट रोपवे जाने के लिए काफ़ी लाइन थी। वहाँ पहुँचने के बाद कोई लाइन नहीं थी, हमारे 10 मिनट में दर्शन हो गए थे, कोई लाइन नहीं थी, सीधा सीधा हम अंदर गए। भैरव बाबा पे मेन ये है कि आप टेम्पल में दर्शन करें, उसके बाद बाहर विभूति रखी होती है, ऐश रखा होता है, होली ऐश, वो आप अपने साथ वापस ले आएँ। वहाँ भैरव बाबा का अलग से प्रसाद भी मिलता है 50 रुपये का, उसमें आपको वही नॉर्मल जो प्रसाद होता है, राइस पफ वगैरह वो मिलेंगे, कुछ काले धागे मिलेंगे, वो काले धागे आप अलग से भी खरीद सकते हो, श्राइन बोर्ड के काउंटर से ही लेना, लोकल लोग भी बेचेंगे बट आप श्राइन बोर्ड के काउंटर से ही लेना। वो 20 रुपये के 3 धागे होते हैं। उन धागों का कॉन्सेप्ट ये है, किसी को नज़र लग गई या कुछ हो गया था, वो धागा पहना सकते हैं, ऐसा मान्यता है कि वो ठीक हो जाएंगे। सो हमने भी वो प्रसाद वगैरह लिया, उसके बाद हमने भैरव बाबा के दर्शन करे, और दर्शन करते करते लगभग 4 बज गए थे, और हमें हमारी टिकट में लिखा था कि 4:30 पे रोपवे क्लोज़ हो जाता है। सो उसके बाद बस 5 मिनट हम थोड़ा इधर उधर घूमे, हमने थोड़ा व्यू वगैरह एंजॉय किया भैरव बाबा से। अब भैरव बाबा से नीचे आने के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। जो हमने लिया वो था कि हम वापस रोपवे से आए, बिकॉज वो जो 100 रुपये की रोपवे की टिकट है वो ऊपर जाने और नीचे आने के लिए सेम है, आपको अलग से टिकट दोबारा नहीं लेनी। सो हम नीचे वापस भवन पे आए। अगर आप वो ना करना चाहो तो आप सीधे भैरव बाबा से ट्रैक करके भी नीचे आ सकते हो। अगर आप ट्रैक करके नीचे आओगे, इससे पहले जो मैं 3 बार या 4 बार वैष्णो देवी गया था, मैं हमेशा भैरव बाबा से नीचे ट्रैक करके आया था, और उसमें लगभग मुझे 4-4.5 घंटे लगते थे 12-13 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए।
बिकॉज नीचे में थोड़ा आप स्पीड से आ सकते हो, अगर आपको चढ़ना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, नीचे में हाफ टाइम लगता है चढ़ने से। सो नीचे कई लोग वैसे भी आते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि आप वहीं से एक घोड़ा या पिट्ठू कर लो नीचे के लिए, वो आपसे लेगा लगभग 650-700 रुपये और वो नीचे आपको मेन कटरा बाणगंगा एंट्री पॉइंट तक छोड़ देंगे। तीसरा ऑप्शन जो हमने लिया वो है कि हम रोपवे से गए थे, तो हम रोपवे से ही वापस भवन पे आ गए, मेन टेम्पल पे आ गए नीचे, बिकॉज हम 4 बजे फ्री हो गए थे और आने में कोई लाइन नहीं होती। जैसे आपको जाने में रोपवे की 1 घंटे की लाइन मिलेगी, आने में खाली होता है। सो आने में तो आप फटाक से, जैसे हमें तो मतलब बिल्कुल लाइन नहीं मिली, हम गए बस खाली था, हम सीधा मतलब उस पर चढ़ गए, केबल कार के अंदर बैठे और नीचे आ गए, मतलब रोपवे में बैठ के। ये सब आई थिंक नीचे आते आते अपने को 4:30 के आसपास हो गया था। सो 4:30 हम नीचे आए। इसके बाद हमने आराम से भवन पे अपना डिनर किया, मतलब 5 बजे शाम को खाना वाना खाया, दाल चावल खाया, राजमा राइस खाया, वाइफ ने चाय पी, पकोड़ा वगैरह कुछ खाया। सो वहाँ पे आराम से हमने खाना खाया और आई थिंक 5:15 या 5:20 के आसपास हमने अपना रिटर्न शुरू करा वापस नीचे आने का, और उसमें हमें लगभग 4 घंटे लगे थे। 9:30 बजे के आसपास हम नीचे पहुँचे थे और नीचे हमने वही एग्जैक्ट रूट फॉलो करा जो हमने चढ़ने के लिए किया था। हम पहले आसान रास्ते से हिमकोटी मार्ग से अर्धकुंवारी आए और अर्धकुंवारी से फिर हम नीचे आए। सो ऐसे करके हमने पूरा जर्नी किया और हमने होटल से कैब मंगाई हुई थी, तो हम नीचे आए। उसके बाद हमें थोड़ा 10-15 मिनट वेट करना पड़ा कैब के आने का। हमने फ़ोन तो कर दिया था टाइम पे, बट फिर भी 10-15 मिनट लगे। हम एग्जिट गेट पे बैठे रहे और वहाँ पे अपनी कैब आ गई और वो अपने को होटल ले आई। एग्जिट गेट पे आपको अपना RFID कार्ड डिपॉजिट करना है, ये ध्यान रखें आप, वो आपसे वापस वहाँ ले लिया जाएगा। और अगर आप डंडा वंडा लेके गए थे तो वो भी आप वहीं नीचे किसी भी दुकान पे रख सकते हो वापस। डंडे को हमें बोला था कि 20 रुपये का है, आप वापस करोगे तो 10 वापस मिल जाएंगे, बट मुझे तो दुकान भी याद नहीं थी मैंने कौन सी से लिया था। अब क्या ही उसका वो करना, तो जहाँ नीचे किसी भी दुकान पे हमने रैंडमली उसको रख दिया था। ऐसे करके आप रिटर्न आ सकते हो और ऐसे करके हम होटल ये मैंने आपको दर्शन का तो बता दिया, मैंने आपको कॉस्ट भी बता दी अलग अलग चीज़ों की, पालकी की, घोड़े की, हेलीकॉप्टर की। और बाकी आपका कोई मेजर खर्चा होगा नहीं रास्ते में, यही मेन खर्चे होते हैं। खाने पीने का इतना नहीं है, जैसे हमने सारा खाना श्राइन बोर्ड वगैरह पे ही खाया था, उन्हीं के किचन से खाया था। फ्री लंगर भी होता है श्राइन बोर्ड का, 2-3 जगह पे है, नीचे भी है, अर्धकुंवारी पे भी है, एक जगह हिमकोटी मार्ग पे भी है, एक जगह ताराकोट मार्ग पे भी है, ऊपर भवन पे भी है, काफ़ी जगह हैं। हमने लंगर नहीं खाया, हमने हर जगह पे करके खाया था श्राइन बोर्ड से। वहाँ अगर आप पे करके भी खाओगे तो बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, ज़्यादा नहीं है। लगभग अपने जहाँ जहाँ हमने खाना खाया वहाँ लगभग 200 रुपये का हमने खाया होगा। अगर मैं आपको आइडिया दे दूँ तो राजमा चावल 55 रुपये या 50 रुपये टाइप होते हैं, कड़ी चावल 50 रुपये टाइप होते हैं, दाल चावल 40 रुपीज़ टाइप होते हैं। सो अगर आप खाना वाना भी खाओगे तो आने जाने में आई थिंक आपका, अगर आप श्राइन बोर्ड की दुकानों से भी खाओगे तो 500-600 रुपये में पूरा खाने का हो जाएगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। और रास्ते में आप क्या खरीद सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी सामान है नहीं। और डंडे वंडे आप चलने के लिए ले सकते हो, 20 रुपये के वो मिल जाते हैं, वो आपको काफ़ी मदद करेंगे। और एक मेन चीज़ जो मैं बताना चाहता था कि आपको क्या सामान ऊपर लेके जाना है, क्या ध्यान रखना है। सो देखिए, आपको अगर आप पैदल जा रहे हो तो आपको पूरे टाइम पे सामान ढोना है, ठीक है। तो आप सामान एकदम लिमिटेड लेके जाएं, जो आपके लिए ज़रूरत है एकदम। अब जैसे यहाँ मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, हो सके और अगर आप ऐसे मौसम में आए हो कि आपको डाउट है तो एक रेनकोट लेके जाएं। हम रेनकोट लेके नहीं गए थे। अगर आपको ऊपर नहाना है तो आपको टॉवल और अपने कपड़े लेके जाने पड़ेंगे, अगर नहीं नहाना तो वो ज़रूरत नहीं है। मेन ये है कि आप हल्के कपड़े लेके जाएं, बैग को हल्का रखें। पानी भी आप ज़्यादा लेके मत जाएं, ऊपर आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, प्राइवेट दुकानें भी पानी बेचती हैं। अगर आप श्राइन बोर्ड से लोगे तो 15 रुपये की आपको बॉटल मिल जाती है, जो बाहर मार्केट में 20-25 रुपये की होती है। सो मैंने तो श्राइन बोर्ड से ही जहाँ जहाँ खाना खाया वहाँ 1-2 बॉटल ले ली। 1 या 1.5 लीटर पानी हम अपने बैग में डाल के भी लेके गए थे। सो आप बैग एकदम हल्का रखें, ज़्यादा कुछ ना रखें, आपको ऊपर कुछ ज़रूरत नहीं होगी, सारी फैसिलिटीज़ रास्ते में है। खाने वाने कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, रास्ते में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। अगर आप दक्षिण भारत साउथ इंडिया से आए हो तो एक हिमकोटी मार्ग पे डोसा पॉइंट भी आता है, तो आपको वहाँ पे डोसा भी अच्छा मिल जाएगा। बहुत लोग खा रहे थे, मेरा मन भी था, मैंने ट्राई नहीं किया इस बार, बट डोसा पॉइंट मैंने देखा था और वो श्राइन बोर्ड से ही ऑपरेटेड है, तो वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा और ठीक होगा। सांबर वड़ा, इडली वड़ा आपको काफ़ी श्राइन बोर्ड की नॉर्मल जहाँ हमने खाना खाया वहाँ पे भी ऑप्शन था, हमने नहीं लिया, हमने राजमा चावल लिया।
बिकॉज इस रीजन में राजमा चावल, कढ़ी चावल, दाल चावल ये फेमस है, तो हमने वो खाया। बट आप चाहो तो आपको इडली वड़ा भी मैंने एक दो जगह देखा था। डोसा तो प्रॉपर एक जगह आती है डोसा पॉइंट करके बीच में, जो मैंने वीडियो में दिखाया है, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी डोसा वगैरह मिल जाएगा। बीच में बीकानेर वाला भी है, सागर रत्ना है, अगर आपको अच्छा साउथ इंडियन खाना है, सागर रत्ना के 2-3 आउटलेट्स हैं बीच में। सो कोई कमी नहीं है, खाना वाना कुछ ना लेके जाएं, जितना हल्का बैग लेके जा सकते हैं उतना हल्का जाएं, स्पेशली अगर आप पूरी जर्नी पैदल कर रहे हैं। चलिए अब इस ट्रिप की समरी को ख़त्म करते हैं। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस बार, आई थिंक आपकी क्या बोलते हैं, किस्मत पे होता है, मुझे भरोसा नहीं था बट मेरा बेटा पूरी जर्नी चल के गया, चल के आ गया, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे डाउट हो रहा था काफ़ी इस बात पे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बिकॉज़ वहाँ मेरा मानना ये है, पर्सनली मानना ये है कि जब तक आपके पास कैपेबिलिटी है चलने की तो आप चल के जाएं। अब ऑब्वियसली आपकी उम्र हो गई है, बच्चे छोटे हैं तो प्रॉब्लम समझी जा सकती है, तो आप हेलीकॉप्टर करें या पिट्ठू करें या पालकी करें, बट जब तक पॉसिबल है चल के जाएं। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा वही लगता है, तो मैं वही प्रेफर करता हूँ। तो मैंने भी बैक ऑफ द माइंड रखा था कि अगर बिल्कुल ही नहीं हुआ, बेबी नहीं चल पाया, तो हम कुछ पिट्ठू विट्ठू कर लेंगे, बट हमारा बेबी चल गया, यहीं पे है, बैठा हुआ है। सो वी आर प्राउड ऑफ आवर बेबी विक्रांत। ये पूरा रास्ता हमारे साथ चला, अच्छे से राजमा चावल वगैरह खाया और वापस आ गया। सो ये हमारे ट्रिप का हाईलाइट था। अगर कुछ चीज़ें ध्यान रखें जो हम इम्प्रूव कर सकते थे, आई थिंक हम अपने बैग में ना एक सैनिटाइज़र रख सकते थे, वो बेटर होता। रास्ते में एक दो जगह जहाँ वॉशरूम वगैरह यूज़ करोगे वहाँ ऐसे ही सोप पड़ा होता है, मुझे सही नहीं लगता। आप अपना सैनिटाइज़र वगैरह ले जाएंगे तो बेटर होगा। और कपड़े आप सीज़न के हिसाब से रखिए, मौसम देख के रखिए, हो सके तो एक रेनकोट रखिए। और एक चीज़ जो मैं और कर सकता था कि जब मैं इधर ट्रिप प्लान कर रहा था तब मुझे क्या करना चाहिए था कि मुझे एक पेन किलर, वो होता है ना स्प्रे वॉलोनी का, वो अपने बैग में रख लेना चाहिए था। उसने कल रात को मेरी काफ़ी मदद करी। ट्रिप के बाद मैं मार के सो गया था, सुबह मेरे पैरों में कोई पेन नहीं है। बट हाँ, वो मुझे अच्छी कंपनी का नहीं मिला, मुझे जो लोकल मिला वही लेना पड़ा। अगर मैं पहले ही लेके आता तो मूव का या वॉलोनी का मैं अच्छा वाला लेके आता। एंड सेकंड जो मैं आपको टिप देना चाहूँगा, अगर आपकी कंडीशन ऐसी है, आप जानते हैं आप मतलब आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं जो चल ही नहीं सकते, सबसे अच्छा ऑप्शन तब है हेलीकॉप्टर करने का। बट हेलीकॉप्टर में आप ये ध्यान रखिएगा कि हेलीकॉप्टर सीज़न पे डिपेंड करता है। अगर वेदर ख़राब हुआ तो हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा, तब आपको बैकअप में पिट्ठू या पालकी रखना पड़ेगा ऑप्शन। बट हो सके तो आप सबसे पहले, अब अगली बार जब मैं आऊँगा तो मैं क्या करूँगा, मेरी लर्निंग से मैं आपको अपना रूटीन बता देता हूँ। अगली बार जब आना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं ऑफ सीज़न ही प्लान करूँगा, बिकॉज़ ये सबसे अच्छा सीज़न है मेरे हिसाब से फरवरी लास्ट में आने का। मेरे बेटे का जैसे इस टाइम पे टर्म एंड होता है, सो हैदराबाद के आसपास के स्कूलों का इस टाइम पे टर्म एंड होता है, तो आपको 10-11 दिन की छुट्टी मिल जाती है जिसमें आसानी से आया जा सकता है। सो मैं इसी टाइम पे प्लान करूँगा ऑफ सीज़न पे, और मैं सबसे पहले हेलीकॉप्टर बुकिंग करूँगा। बिकॉज मुझे क्या समझ आया कि होटल बुकिंग इतनी ज़रूरी नहीं है इस टाइम पे सारे होटल खाली हैं, आपको अच्छे रेट कहीं पर भी मिल जाएंगे। सो मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं पहले अच्छे होटल्स ढूंढता हूँ, सस्ते रेट्स ढूंढता हूँ, फिर मैं अपनी बुकिंग्स करता हूँ। बट मैंने जो यहाँ आके सीखा कि सबसे पहले इस बार मैं हेलीकॉप्टर बुकिंग करूँगा अगली बार, ताकि एटलीस्ट वो मेरा कंफर्म हो जाए। और मुझे पता है कि अगर हेलीकॉप्टर नहीं भी चलेगा तो मेरा बेटा चल लेगा, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वो हम कर सकते हैं, वो हमारा बैकअप रहेगा। बट हाँ, मेरे हिसाब से हेलीकॉप्टर बुकिंग मैं इसलिए भी करूँगा कि वो मुझे थोड़ा कुछ नया एक्सपीरियंस होगा। मैं पैदल 4 से 5 बार जा चुका हूँ, सो वो मैं अच्छे से एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। सो नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं थोड़े एक्सपीरियंस के लिए वो ट्राई करना चाहूँगा कि उसमें क्या है। सो सबसे पहले मैं अपनी हेलीकॉप्टर बुकिंग करूँगा, बिकॉज़ वो बुकिंग सबसे मुश्किल है मिलना। तो सबसे पहले मैं वो करूँगा। एक बार वो हो गई तो उसके हिसाब से होटल्स वगैरह मैं बुक कर लूँगा। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इस टाइम पे वो करोगे तो आपको भतेरों होटल मिल जाएंगे, 4-5 हज़ार में आपको सारे 5 स्टार्स मिल जाएंगे। जैसे ताज का रेट चेक किया मैंने, वो 5 हज़ार के आसपास है, रमाडा का इस टाइम पे 4 हज़ार के आसपास है। तो सारे अच्छे होटल्स आपको 5 स्टार्स ऑफ सीज़न पे ठीक ठाक रेट पे मिल जाएंगे। सो ये है मेरी लर्निंग। और अगली बार अगर मुझे ट्रिप प्लान करनी होगी वैष्णो देवी आने की तो मैं ये चीज़ों का ध्यान रखूँ। और ये हम लास्ट लंच करने जा रहे हैं जम्मू का। देखते हैं क्या खाएंगे। मुझे तो राजमा चावल खाना है, बेटा शायद दाल रोटी खाएगा। यहाँ पे हमने पास में ढूंढा, अगर हम यहाँ से बेस्ट प्लेस टू ईट नियर मी डालते हैं तो कम जगह आती है, मोस्टली सब कटरा शहर में आती है। कटरा शहर जाने का इतना मन नहीं है, हम एक बार पहले जा चुके हैं। सो यहाँ थोड़ा नीचे हाईवे में 25 मिनट दूर एक रेस्टोरेंट दिखा रहा है, डॉट हाईवे पे ही। सो वहीं तक जाते हैं, 25 मिनट का ड्राइव है, थोड़ा बाहर का भी घूम फिर आएंगे, ताज़ी हवा भी खा लेंगे, खाना खा लेंगे। इसके बाद तो हम निकलेंगे नहीं, फिर रात को तो कुछ प्लान है नहीं, रात को यहीं बूफे खा लेंगे हल्का। ये इस ट्रिप का सबसे ठंडा दिन शायद आज ही है, जब से हम ये गाड़ी का मीटर चेक कर रहे हैं।
15-16 तक हमने देखा था, आज 13 दिखा रहा है। जिस दिन हम आए उस दिन भी काफ़ी ठंड थी, बट 13 तो मुझे याद नहीं, आज 13 बता रहा है। आज मतलब हम जाते तो हम मतलब बारिश वारिश में फंस सकते थे। अच्छा हम कल ही चले गए। कल वेदर अच्छा था, धूप अच्छी आई हुई थी, हम आराम से चले गए कंफर्टेबली, कोई दिक्कत नहीं हुई। आज हाँ, आज मौसम थोड़ा वो है। ये हम यही जम्मू कटरा रोड पे जा रहे हैं एक्चुअली। वैसे कल हम नीचे उतरेंगे, मतलब अमृतसर साइड जाएंगे तो रोड यही है। आज भी यही, इसी से थोड़ा आगे तक जाएंगे। लगभग 17 किलोमीटर दूर दिखा रहा है, 24 मिनट दिखा रहा है जो हमने ढाबा कम रेस्टोरेंट ढूंढा है। सो चलिए, आगे कोई चेक पोस्ट है, चेक होगा तो कराएंगे, वरना निकल जाएंगे। ये हम आ गए दाता वैष्णो ढाबा खाना खाने, और मैंने इनका मेन्यू चेक किया था। एक्चुअली मुझे मिला कैसे, मैंने गूगल पे डाला बेस्ट राजमा राइस नियर मी, तो उसने मोस्टली बहुत सारी जगह दिखाई, ज़्यादातर कटरा में दिखाई, एक इस साइड दिखाई, तो मैं यहाँ आ गया। दाता वैष्णो ढाबा। हमने मंगाया है एक राजमा राइस मेरे लिए, एक दाल मखनी बेबी के लिए, एक मिक्स वेज वाइफ के लिए, और पराठे। और ये हमारा खाना आ गया। ये है दाल मखनी, ये है सैलेड, वो है मिक्स वेज। हाफ हाफ मंगाया हमने, तो वही खा रहे हैं। क्या हुआ? देखने में तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा एक चम्मच डाल दो बस, हो गया, डन। अब ये हमारा पूरा खाना आ गया। आप देख सकते थे, दाल राजमा राइस आ गया, घी में डूबा हुआ, दाल वाल आ गई। ये प्लेट्स रेडी कर लिया हमने। लच्छा पराठा भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये आ गया, काफ़ी मोटा है। और बेबी ने तो खाना भी शुरू कर दिया। बेबी का प्लेट भी हमने रेडी। क्या बात है, सब्जी खा भी लिया बेबी ने? ओह सो नाइस। अच्छा लगा सब्जी? हाँ, अच्छी है सब्जी। क्या बात है, खाना सही है। अभी ये ट्राई किया हमने, क्या बोलते हैं, मिक्स वेज, सही है। बेबी ने दाल ट्राई किया, कैसा है दाल? अच्छा है, वही है जो हम खाते हैं। उड़द चने वाला मिक्स। ये दाल मखनी, ये भी अच्छा है। नमक मिर्च एकदम सही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और इनका सबसे फेमस है राजमा चावल। अभी इसको ट्राई करेंगे, धुआं निकल रहा है। अब ये मैं राजमा राइस एंजॉय कर रहा हूँ, काफ़ी सही है। स्पेशली मज़ा आ रहा है चटनी डाल कर, खट्टी चटनी है। और लगभग हर जगह जहाँ भी हमने खाना खाया वहाँ ऐसी चटनी मिल रही है। तो भर गया। मैंने थोड़ा सा रोटी खाया, दाल खाया, सब्जी खाया, एक एक बाइट, और राजमा चावल खाया। अच्छे से पेट भर गया। बेबी खा रहा है अपना फेवरेट दाल मखनी, रोटी। लच्छा पराठा भी अच्छा है, काफ़ी मतलब एक पेट भरने लायक है। वाइफ भी खा रही है। अब बिलिंग कराएंगे फिर निकलेंगे। और ये हमने एक एक फीकी चाय मंगा ली लास्ट में। अच्छी है चाय भी, बड़े गिलास में, 15 रुपये की है ये, काफ़ी सही है। बिकॉज़ हम जहाँ पीते हैं 10 की इतनी मिलती है, ये सही है। ये सामने देखो आप, ये पहाड़ पे बर्फ़ है, और ये कल नहीं थी, आज है। बेबी ने नोटिस किया और मुझे बताया, पापा स्नो, तो मुझे दिखा। हम एक्चुअली उसी पहाड़ के आसपास गए थे, श्राइन उन्हीं एक आध मतलब पहाड़ों में ही है। बट कल बर्फ़ हमें कहीं पे भी नहीं मिली। मतलब कल रात में बर्फ़ गिरी है, बारिश हुई है, काफ़ी बर्फ़ गिरी है, बहुत सुंदर लग रहा है। हमारे पास जूम ज़्यादा नहीं है, मोबाइल से ट्राई करते हैं, उससे अगर अच्छे से बर्फ़ दिखती है तो आपको दिखाते हैं। ये बर्फ़ के पहाड़, स्नो कैप माउंटेन्स। ओह वाओ, काफ़ी बर्फ़ गिरी है एक रात में। कल कुछ नहीं था और अभी इतना सही लग रहा है। वो उधर है स्नो कैप माउंटेन, पूरे अच्छे से बर्फ़ गिरी हुई है वहाँ पे टॉप में, है ना बेबी? कल उसी के आसपास गए थे हम, वहाँ पे मंदिर है, बिकॉज़ उससे जस्ट नीचे में मंदिर है, बट हमें रास्ते में तो नहीं दिखा। बट आज दिख रहा है। कल ये दिख भी नहीं रहा था स्नो, ये रात को ही पड़ा होगा, बिकॉज़ कल जब हम सो रहे थे, मतलब कल रात को, हाँ आएगा, तब तो इतना नहीं दिख रहा था, अभी बड़ा सही दिख रहा है। हाँ बहुत सुंदर। ठंड में और नीचे तक भी होता होगा।
ये होटल का फिटनेस सेंटर है। क्या टाइम पास कर रहे हो बेबी? है तो बड़ा सही, सामने पहाड़ दिखता है, दौड़ते दौड़ते फिटनेस करते करते पहाड़ देखो। बनाया तो अच्छा है होटल, बट ये थोड़ा नया है और ये थोड़ा मैरियट हिसाब का नहीं है अभी, स्टैंडर्ड का सर्विस वगैरह उतनी अच्छी नहीं है, बट लोकेशन बड़ी अच्छी है। मतलब प्लान बड़े अच्छे से करा है, नो डाउट, बट हाँ थोड़ा मैरियट लेवल की ट्रेनिंग लगती नहीं है। ये सामने का पहाड़ है जिस पे टेंपल है, वो आपको दिख रहा होगा, उसमें ऊपर जाने का रास्ता भी बना हुआ है। थोड़ा जूम करके ट्राई करें क्या, अगर होता है तो। हाँ ये वाला पहाड़ है सामने, उसमें वो जो है वो टेंपल जाने का रास्ता है। वो जो मिड में दिख रहा है वो आई थिंक अर्धकुंवारी है, और जो वहाँ दिख रहा है वो आई थिंक टेंपल है, और उसके ऊपर कहीं इसके पीछे की साइड में आई थिंक वो होगा भैरवनाथ। आज अच्छी खासी बर्फ़ दिख रही है वहाँ पे। इनका ये अच्छा है कि आई थिंक जितने यहाँ रूम्स हैं लगभग मैक्सिमम रूम से ये व्यू मिलता है, श्राइन व्यू, जो काफ़ी सही है, ब्यूटीफुल। रात को तो लाइटिंग होती है और इंटरेस्टिंग लगता है। ये आज बूफे नहीं है, अभी लो सीज़न चल रहा है, मतलब लो ऑक्यूपेंसी का, तो उन्होंने हमें ये मेन्यू दिया, इसमें से हम मंगा सकते हैं मतलब आइटम्स, और वही हमारे बूफे वाले वाउचर में एडजस्ट हो जाएगा। सो हमने डिसाइड कर लिया, एक मनचाओ सूप मंगा लेंगे 2x3, और सब स्टार्टर मंगा लेंगे, हनी चिली पटेटो और चीज़, क्या बोला था बेबी ने, चीज़ कॉर्न स्प्रिंग रोल, और सब्जी में वाइफ को दाल पालक खाना है, दाल पालक और एक आलू गोभी मंगा लेंगे, और राइस और नूडल्स मंगा लेंगे। ये हमारा राउंड 1 आ गया है, और क्या बोलते हैं सूप, मनचाओ सूप 2x3 बोला था मैंने, तो वाइफ और बेटा भी खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ। बेबी डाल रहा है ऊपर, क्या डालते हैं, क्रिस्पी नूडल्स, क्रिस्प्स डाल रहा है। अभी हमारा आज लास्ट है डिनर, मतलब कटरा में। कल हम अमृतसर में करेंगे, कल भी हमारा होटल में ही है डिनर, होपफुली वहाँ तो बूफे होगा, देखेंगे। और ये हमारा स्टार्टर भी आ गया, 2 स्टार्टर्स बोले थे हमने, हनी चिली पटेटो और स्प्रिंग रोल, तो स्प्रिंग रोल आ गया। सूप फटाफट पी लो, अच्छा है, पी लो, थोड़े क्रिस्प डाल लो और पी लो, फिर ये खा लेना। कैसा है स्प्रिंग रोल? सही है। चटनी भी वो ठीक लग रही है इसकी, ये वाली। चलिए मैं भी ट्राई करता हूँ, देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। पालक और चीज़ एंड क्या लिखा था? चीज़ एंड कॉर्न, हाँ चीज़ एंड कॉर्न लिखा था। अभी हम स्टार्टर्स ट्राई कर रहे हैं, स्प्रिंग रोल। सही है। ये हमारा सेकंड स्टार्टर भी आ गया, हनी चिली पटेटो। ये काफ़ी सही है। थैंक यू। स्प्रिंग रोल काफ़ी सही था, अब ये ट्राई करें। स्प्रिंग रोल बेटर था हनी चिली पटेटो से। इसमें हनी बहुत कम डाला है, ऐसा लग रहा है, मीठा नहीं लग रहा। इतना क्रिस्पी भी नहीं है, बट ठीक है, खाने लायक है, याद रखने लायक नहीं है। बेबी ने पूरा स्प्रिंग रोल फिनिश किया, अच्छा लगा। वाइफ ने भी फिनिश किया, वाइफ को भी स्प्रिंग रोल ज़्यादा अच्छा लगा हनी चिली पटेटो से, सेम एज मी। और ये मेन कोर्स भी आ गया। तो हमने मंगाया था लच्छा पराठा, दाल पालक एंड गोभी अदरकी, तो हम तीनों यही खा रहे हैं। बेबी ने ट्राई किया। बेबी कैसा है? क्या ट्राई किया तुमने? सब्जी कुछ तो ट्राई किया, मैंने देखा तुमने पहले रोटी लिया था, यू कांट से मैंने नहीं लिया, खाया तुमने कुछ, आई एम श्योर। कैसा था? अच्छा है, दाल पालक, पालक दिख तो रहा है, अच्छा ही हो। ये दाल खा रहे हैं अब। ठीक है यार, तूर की दाल है ये तो, तूर की दाल है, हाँ तूर की दाल है। चलो ये तो मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा, मुझे पसंद नहीं आया। गोभी के साथ खा लेंगे, कोई नहीं। टेस्ट ठीक है, बट तूर की दाल है, मुझे इतनी पसंद नहीं है।
मेरा मन तो दाल मखनी खाने का था, बीवी ने बोला नहीं नहीं। चलो खुद का नहीं था इसलिए बोला। कोई नहीं, खुद का नहीं था मतलब तुम ये बोलते हो ना पेट में प्यास होता है। खा लेते, थोड़ा सा कम खाते हैं। ये है खाना विद अ व्यू। इधर खाना खा रहे हैं और उधर पीछे में वो टेंपल श्राइन है जाने का रास्ता, और वो पूरा लाइटेड जो रास्ता है वही है, मतलब पूरा रास्ता लाइटेड है तो वही दिख रहा है बड़े अच्छे से। अब हो गया डिनर। दाल तो नहीं खाई गई, गोभी बड़ी मज़ेदार लगी, गोभी खूब खाई मैंने, जैसी मुझे पसंद है वैसी थी। आई थिंक इस ट्रिप में मैंने गोभी काफ़ी खाई, दाल बहुत खाया। अब 3-4 दिन रह गए इस ट्रिप के। कल हम यहाँ से निकलेंगे अमृतसर, वहाँ पे भी अच्छा खाना होगा। फिर रोहतक जाएंगे। रोहतक पता नहीं, रोहतक हमारा होटल इतना ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है। रोहतक के बाद कहाँ जा रहे हैं? आगरा। आगरा भी अच्छा होता है खाना। भोपाल फिर पता नहीं, फिर लास्ट नागपुर है। नागपुर में भी ठीक होता है खाना। और ये फाइनल गुलाब जामुन आ गया, यही खा लेंगे थोड़ा। ये निकाल लेते हैं पानी, देन डन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हमारी लास्ट सुबह हो गई है कटरा में और अब हमें यहाँ से निकलना है। तो मैं सोचा निकलने से पहले, बिकॉज़ मैंने पहले भी 1-2 कमेंट पढ़े थे, लोग बोलते थे आप खर्चे का थोड़ा आइडिया दिया करो। सो इस होटल में जो हमारा खर्चा हुआ मैं उसका आइडिया देता हूँ। सो यहाँ हम 4 दिन रहे और हमने 2 दिन ब्रेकफास्ट किया और 2 दिन डिनर किया। हमने वाउचर्स लिए थे इनके, जो हमने वाउचर्स लिए थे वो 17,000 रुपये के थे, जिसमें हमें 2 नाइट स्टे, 2 डिनर, 2 ब्रेकफास्ट मिले। और फिर एक हमारे पास 50% ऑफ वाला वाउचर भी था, जिस पे हम 2 दिन और रहे, जिसके हमने पैसे दिए ऑलमोस्ट 6,000 पर डे के हिसाब से दिया, ऑलमोस्ट 12,000 रुपीज़ हमने उसके दिए। और फिर लगभग 1700-1800 रुपये हमने टैक्सी का दिया यहाँ से, मतलब टेंपल मेन नीचे बाणगंगा एंट्री पॉइंट तक जाने का और वापस आने का। सो अगर सब हिसाब करें तो लगभग 13,200 टाइप हमने इन्हें अभी पे किया, और इससे पहले हमने 17,000 समथिंग के वाउचर्स लिए थे। सो आप लगा लो ये 4 दिन का स्टे यहाँ का हमें 30,000 का पड़ा, जिसमें हमें 2 ब्रेकफास्ट, मतलब 2 दिन ब्रेकफास्ट, 2 दिन डिनर भी मिला। सो इस हिसाब से, और ये हमने वाउचर्स के थ्रू किया था, डिस्काउंट के थ्रू किया था। बट मेरे हिसाब से अगर आप ऑफ सीज़न आ रहे हो तो आपको वाउचर लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ सीज़न में तो वैसे भी आपको बुकिंग नहीं देंगे ऑक्यूपेंसी बोल के, और ऑफ सीज़न के लिए वैसे ही मैंने जो चेक किया ऑनलाइन, इतना अच्छा रिजॉर्ट तो नहीं, बट 4-5 हज़ार में काफ़ी होटल्स मिल जाएंगे। जैसे विंधम मिल जाएगा, मतलब रमाड़ा वाला वो मिल जाएगा विंधम का, आपको लेमन ट्री टाइप मिल जाएगा, काफ़ी सारे होटल्स इस रेंज में मिल जाएंगे। तो आपको इतना वाउचर लेने की टेंशन नहीं है, बिकॉज़ वाउचर लोगे तो फिर 1 साल में एक्सपायर भी हो जाएंगे, तो आपको यूज़ करना है। हमारे लिए ठीक था, बिकॉज़ हमारा क्या हो रहा था, प्लान बन नहीं पा रहा था कटरा का। जैसे जिसे कहते हैं ना, जब बुलावा आता है आप तभी आते हो, ये बात माननी पड़ेगी। बिकॉज़ बीच में एक बार हमने बुकिंग भी करी थी, 8-9 साल हो गए मेरे को आए हुए, उससे बीच में एक बार बुकिंग भी करी थी, सब किया था, बट तब बेटा थोड़ा बीमार हो गया, बुखार आ गया, तो हम नहीं आ पाए थे। और उसके बाद कोई दिमाग में प्लान था नहीं आने का, बिकॉज़ हम हैदराबाद चले गए, वहाँ से बहुत दूर था। ये तो पिछले साल, अभी 6 महीने पहले टाइप एकदम से कॉल आया कि ये क्लब मैरियट का यहाँ पे भी है, आपको लेना है। तो मैं कहा अच्छा, फिर मैंने चेक किया तो ऐसे ही बन गया। बिकॉज़ कई जगह क्या होती है कि सालों से प्लानिंग होती है, नहीं जा पाते। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, 1-1.5 साल से सोच रहे जाएंगे, अभी भी नहीं जा पाए। और यहाँ ऐसा कुछ सच प्लान नहीं था, 6 महीने पहले कॉल आया और हम एकदम से इधर आ गए। तो सब सही रहा, दर्शन सही रहा। कॉस्ट मैंने आपको बता दी, लगभग 30,000 रुपये लगे अपने 4 दिन के यहाँ रहने के। अब हम रेडी हो रहे हैं, सुबह के 6:15 कुछ हो गया है, कोई मेल आया, उसका मैसेज आया। होपफुली हम 7-7:15 तक यहाँ से निकल जाएंगे। और नए व्लॉग में आप देखोगे कि हम यहाँ से जाएंगे आज अमृतसर, जो लगभग 6 घंटे का रास्ता है। और अमृतसर जाके वहाँ पे भी एक हमारा वाउचर पे ही कोर्टयार्ड बुक है, जो हमने वाउचर्स खरीदे हैं, कोर्टयार्ड मैरियट। वहाँ पे भी मैरियट के हमने वाउचर्स लिए हुए हैं, वहाँ रहेंगे। वहाँ पे भी हमारा डिनर है, कल सुबह ब्रेकफास्ट है, और एक ही दिन का स्टे है अमृतसर में। और थोड़ा सा बीच में 2 घंटा निकाल के हम गोल्डन टेम्पल भी जाएंगे माथा टेकने, और वहीं पे होपफुली लंगर खा लेंगे। और कड़ा प्रसाद बड़ा पसंद है मुझे, थोड़ा खा लेंगे। देखेंगे अगर ले जाने का कुछ ऑप्शन हुआ, या सूखा प्रसाद पहले कई बार मिलता था जो आप ले जा भी सकते हो, जो ख़राब नहीं होता। एटलीस्ट दिल्ली में तो मिलता है, उसमें बंगला साहिब गुरुद्वारे में। सो ऐसे कुछ मिलेगा तो वो भी ले जाएंगे। और ये हमारा कटरा का स्टे ख़त्म हुआ। ये हमारे घर से सबसे दूर का पॉइंट था, मतलब ये लगभग
2500 किलोमीटर्स था हैदराबाद से। अब हम जितना भी यहाँ से आगे जाएंगे हम उतना अपने घर के पास आते जाएंगे। मतलब अभी भी लगेगा हमको 6 दिन घर पहुँचने में। आज क्या है, आज मंडे है ना, हाँ संडे घर पहुँचेंगे हम फाइनली, संडे शाम को। सो 6 दिन तो लगेगा, बट ये है कि अब हम अपने घर के पास पास जाते जाएंगे डेली। मतलब डेली कुछ किलोमीटर कवर करेंगे, कुछ दिन ज़्यादा करेंगे, कुछ दिन कम करेंगे। आज थोड़े कम करेंगे बिकॉज़ आज हम अमृतसर जा रहे हैं, जो मतलब थोड़ा पास ही है। और कल भी हम कम ही करेंगे बिकॉज़ हम अमृतसर से पहले रोहतक जाएंगे। रोहतक भी अमृतसर से ज़्यादा दूर नहीं, आई थिंक 6-7 घंटे का रास्ता है। सो चलिए, ये हमारा छोटा सा स्टे था, दर्शन था, अब ये हो गया। यही था ट्रिप का मेन एम, ये अब पूरा हो गया। अब बस अपने को आराम से घर पहुंचना है। सो ये हम गाड़ी चमका रहे और थोड़ा शीशा साफ़ हो जाएगा तो हम फटाफट निकल जाएंगे। चलिए।